दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि टूटी हुई तलवार से आप इतिहास बना नहीं सकते हैं और टूटी हुई कलम से आप इतिहास लिख नहीं सकते हैं। भारत की राजनीति में 2024 एक ऐतिहासिक चुनाव है। यह चुनाव इसलिए क्योंकि 2024 से पहले समूचा विपक्ष अब यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल देश में लोकतंत्र है ही नहीं, और लोकतंत्र जिसने खत्म किया उसका नाम लेने से भी वह चूक नहीं रहा है। संसद के भीतर हो या संसद के बाहर की स्थितियां हो, इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों की राजनीति को करने वाले क्षत्रपों की कतार ही क्यों ना हो, लेकिन जब लोकतंत्र घायल है तो हर कोई उसकी चपेट में आएगा। अब यह सबको समझ में आने लगा है। और 2024 में अगर हार गए या फिर कहीं के नहीं रहे तो फिर उसके बाद किसी भी बरस के किसी चुनाव को लेकर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी नहीं जहां पर आप कह भी पाएं कि लोकतंत्र नहीं है। तो क्या 2024 एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जो 46 बरस पहले इस देश में 1977 में परिस्थिति बनी थी? उस वक्त इस देश के 20 राजनीतिक दलों ने अपने दलों के नाम छोड़ दिए थे। उन्होंने अपनी उस राजनीति को त्याग दिया था जिसके जरिए वह राजनीति साधते हुए खुद को मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त निशाने पर एक ही व्यक्ति था, उस वक्त निशाने पर एक ही मुद्दा था। उस शख्स का नाम इंदिरा गांधी था और जो मुद्दा वो इमरजेंसी का था। इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी जनता पार्टी ने इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों में यह संदेश साफ तौर पर दिया, अपनी अपनी पार्टियों को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अपनी पार्टियों के साथ आप बने रहेंगे, खड़े रहेंगे तो फिर उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उस वक्त इंदिरा गांधी की राजनीतिक तलवार चलेगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। हर किसी ने इस देश में राजनीति के एक नए चेहरे को जनता पार्टी के तौर पर देखा। यह एक अलग मसला है कि वह पार्टी टिक नहीं पाई, सत्ता बहुत जल्दी डगमगा गई, लेकिन मौजूदा वक्त में यानी 46 बरस बाद एक ही व्यक्ति है और एक ही मुद्दा है। व्यक्ति नरेंद्र मोदी है और मुद्दा लोकतंत्र का खत्म होना है। तो क्या पहली बार तमाम क्षत्रपों को यह समझ में आने लगा है, या फिर पहली बार विपक्ष के राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को भी क्या यह समझ में आने लगा है कि अभी अगर वह एकजुट नहीं हुए और 2024 में अगर उन्होंने जिस मुकाम को हासिल करना चाहा है अगर नहीं कर पाए तो स्थितियां फिर 2029 भी भूल जाइए, क्योंकि अगर लोकतंत्र खत्म है तो फिर चुनावी जीत लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने से कतराएगी नहीं। यानी जिसे लोकतंत्र विपक्ष नहीं मानता है, जनता के वोट कहेंगे लोकतंत्र तो यही है, और फिर सत्ताधारी पार्टी भी देश भर में इस मुनादी को कराने से चूकी गई नहीं कि दरअसल चुनाव के डर से और उसके हार के डर से ये कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है। देखिए, जनता हमारे साथ खड़ी है, हम चुनाव जीत गए, और यही तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के इस मिजाज के भीतर अगर मुद्दों की फेरिस्त देखें तो अलग अलग प्रांतों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु या कर्नाटक और केरल ही क्यों ना हो, हर जगह पर क्षत्रपों की मौजूदगी उनकी अपनी राजनीति के आश्रय चलती है, और वह मुद्दा गौण हो जाएगा जो इस दौर में कह के हर कोई खुले तौर पर चूक नहीं रहा है कि लोकतंत्र तो है नहीं। यानी उस मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष को एकजुट होना है। और क्या विपक्ष यह समझने लगा है? इस समझ का जिक्र हम करें उससे पहले एक तस्वीर आज आपको दिखलाना चाहते हैं। यह तस्वीर इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है कि दरअसल एक वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आपको कहीं दिखाई नहीं दिए, और जब दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल हुई उस वक्त भी कांग्रेस खुलकर नहीं बोल पाई। लेकिन आज पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर जब नारे लगाते हुए सांसदों और विपक्ष के सांसदों की टोली निकली तो उसने खुले तौर पर नारा
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगा रहे हैं और उसके पीछे कांग्रेस के तमाम नेताओं की कतार और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल भी उसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। यह सियासत का एक नायाब मोड़ है। लेकिन पहले आप इसे सुनिए। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो इस तस्वीर और इन नारों को अपने जहन में रखिए, क्योंकि 2024 में अगर यही नारों की आवाज राजनीतिक मुद्दे के तौर पर लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घुमड़ने लगी तो फिर विपक्ष का कोई नेता और उसकी कोई पार्टी मायने नहीं रखेगी। क्योंकि एकजुटता के बीच हर किसी को अपने दल को छोड़ना होगा, अपनी नेतागिरी को त्यागना होगा, राज्यों के मुद्दे दफन करने होंगे और जो लंबी फेरिस्त लोकतंत्र को लेकर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ संसद के भीतर बाहर लगातार खड़ी की जा रही है, उस दायरे में तमाम मुद्दों को उभारना होगा। क्योंकि एक झटके में 2019 के चुनाव के परिणामों को भी अगर आप परखेंगे तो जितने वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिले उससे कहीं ज्यादा वोट विपक्ष के तमाम बिखरे हुए पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। क्या वाकई ये मैथमेटिक्स इतना आसान है? आसान नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं तो वहां वह करप्शन का मुद्दा उठाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाति का मुद्दा उठेगा, बंगाल में जाति का मुद्दा भी, करप्शन का मुद्दा भी, नारदा शारदा भी और 80-20 भी उठेगा। और तमाम प्रांतों में ऐसी परिस्थितियां हैं। यानी मुद्दों को अगर एक साथ लाकर खड़ा करना है तो विपक्ष को 2024 के चुनाव के लिए अपनी उस राजनीतिक जमीन को खत्म कर देना होगा, दफन कर देना होगा, जहां पर जिस जमीन पर वो राजनीति करती है वहां के मुद्दे खड़े नहीं हो पाए। क्योंकि दूसरी तरफ पहली बार लोकतंत्र के इर्द गिर्द घुमड़ते मुद्दों की फहरिस्त इतनी बड़ी है, उसमें सिर्फ अडानी और मोदी का जिक्र भर नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त को अगर टटोलना शुरू कीजिएगा तो बैंकों का कंगालीपन आएगा, इस देश के पीएसयूज का बेचना आएगा, इस देश में कॉरपोरेट टैक्स कैसे माफ किया गया यह भी उभर कर आएगा, कोर सेक्टर और खेती तक कॉरपोरेट के हवाले कर दी गई, बेरोजगारी उफान पर रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे चला गया, ब्लैक मनी पे आपने ध्यान देना बंद कर दिया, कर्ज लेकर भागने वालों की तादाद बढ़ती चली गई और हमारी जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई। यहां तक कि देश छोड़ने वालों की तादाद जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बताती है वह भी कहती है बीते 9 बरस में मैक्सिमम लोग चले गए। यानी इस देश के भीतर धंधा यानी बिजनेस करने का भी माहौल नहीं, या वहां पर भी करप्शन है। इस देश का हायर एजुकेशन सिस्टम तहस नहस हो गया क्योंकि इस देश में ध्यान नहीं दिया गया। और इस परिस्थिति के भीतर पीएफ पुराना दे कि नया दे, विदेश नीति और विदेश नीति के इर्द गिर्द सवाल सिर्फ चीन का नहीं बल्कि अपने मित्र कॉरपोरेट को मदद करने के लिए विदेश नीति की दिशा में बढ़ते हुए कदम इस देश में चल रहे हैं। क्या सेना का उपयोग कैसे होगा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, नेशनलिज्म और उसके आश्रय हिंदुत्व कैसे चलेगा, सीए एनआरसी जैसे वक्तव्य भी इस देश में जुमलों में तब्दील हो गए। और तो और इस देश की परिस्थिति में जो जासूसी हो रही थी, जो राफेल की डील हुई, अगर उन मुद्दों के इर्द गिर्द 2024 के चुनाव को ले जाना है तो राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक जमीन को त्यागना होगा। और इसका असर कैसे किस रूप में होगा, हमें लगता है कि आज 2019 के चुनाव के रिजल्ट को ही जरा बेस बनाकर परखने की पहले मैथमेटिकल एस्पेक्ट में समझे, उसके बाद मुद्दों के हिसाब से चीजों को परखना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी को 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। उसके इर्द गिर्द कोई राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस थी जिसको 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले थे। यानी एक लिहाज से बीजेपी 23 करोड़ तो कांग्रेस 12 करोड़। अब सवाल है, इतने बड़े गैप को पाटने के लिए हमें लगता है कि आज तमाम नेता अगर वो सारी चीजों को छोड़ रहे हैं, जैसे आज नारे लगाते हुए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और सबकी जुबान पर जिक्र इस बात का है कि मोदी सत्ता ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और इसका डंका देश में नहीं विदेश में भी पीटा जा रहा है, तो देश के भीतर यह मुद्दा कैसे बनेगा? और इस मुद्दे के इर्द गिर्द अगर राजनीतिक दिशाएं सबकी अलग अलग होगी तो फिर
इस मुद्दे का क्या मतलब बचेगा और विपक्ष 2024 के बाद कहां पर जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में पहले मैथमेटिक्स यानी वोटों के आसरे अब आप समझिए विपक्ष के वह नेता जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े और कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी 2019 में, अगर उनके वोटों को जोड़ दिया जाए तो यह जो 23 करोड़ के बीजेपी के वोट हैं वह एक झटके में कम हो जाएंगे इस पूरे विपक्ष के एस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि इसकी तादाद हो जाएगी 24 करोड़ के से ज्यादा हो जाएगी। इसको और सिलसिलेवार तरीके से समझिए। कांग्रेस को वोट 12 करोड़, ममता बनर्जी को वोट लगभग 2.5 करोड़ वोट, मायावती को 2 करोड़ 22 लाख वोट, अखिलेश यादव को वोट 1 करोड़ 56 लाख, उद्धव ठाकरे को 1 करोड़ 28 लाख, चंद्रबाबू नायडू को 1 करोड़ 25 लाख वोट, शरद पवार को 85 लाख वोट, चंद्रशेखर राव यानी टीआरएस यानी बीआरएस यानी तेलंगाना 76 लाख वोट, तेजस्वी यादव 66 लाख वोट, बादल परिवार यानी अकाली दल 37 लाख वोट, देवगौड़ा यानी 34 लाख वोट, केजरीवाल यानी 27 लाख वोट, हेमंत सोरेन यानी 19 लाख वोट और आरएलडी यानी लगभग 14.5 लाख वोट। अगर इन सारे वोटों को जोड़ते हैं इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, नेताओं को ध्यान रखिए, ममता, मायावती, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव, बादल, देवगौड़ा, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और आरएलडी यानी अजीत सिंह पार्टी के जो उनके बेटे अब संभाले हुए हैं, इनके कुल वोट जो जुड़ते हैं वह हो जाते हैं लगभग 12 करोड़ 38 लाख और कांग्रेस के थे 11 करोड़ 94 लाख। दोनों को मिलाइएगा तो यह हो जाएंगे 24 करोड़ 32 लाख। ये पहले राउंड की मैथमेटिक्स है और दूसरी तरफ बीजेपी 22 करोड़ 90 लाख यानी उसको पार चले गए। इसमें नीतीश कुमार उस वक्त साथ खड़े थे, शिवसेना भी साथ खड़ी थी, आप कहेंगे अकाली भी साथ खड़े थे। अगर इन तीनों के वोट जोड़े जाएं, शिवसेना को मिले थे 1 करोड़ 28 लाख वोट, अकाली दल को मिले थे 37 लाख वोट और जनता दल यूनाइटेड को मिले थे 89 लाख वोट। और उसके साथ जोड़ लीजिए एआईडीएमके के भी वोट डाल दीजिए 83 लाख वोट, लोक जनशक्ति पार्टी के भी वोट डाल दीजिए 32 लाख वोट और अपना दल के भी वोट डाल दीजिए 10 लाख वोट। ये सब मिला के अगर बीजेपी के साथ उस परिस्थिति में भी चले जाते हैं तो ये वोट 26 करोड़ से पार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ अगर इस फहरिस्त में आपने नाम उद्धव ठाकरे का निकाल दिया, इसमें हमने नाम पहले से ही नीतीश का नहीं लिखा था, जो जोड़ा था उसमें हमने बादल का लिखा था, अगर उसका भी 37 लाख निकाल दिया तो इस परिस्थिति में भी लगभग 23 करोड़ के लगभग वोट विपक्ष के हैं और 26 करोड़ वोट बीजेपी के हैं। लेकिन इसमें वामपंथियों को जब आप जोड़ते हैं तो वह वोट भी लगभग 1.5 करोड़ और जुड़ जाता है। अब इसमें अगला सवाल, इसमें हमने वाईएसआर कांग्रेस को नहीं जोड़ा, जगन रेड्डी को नहीं जोड़ा जिनके तकरीबन 1.5 करोड़ वोट है, इसमें हमने डीएमके को नहीं जोड़ा जो कांग्रेस के साथ है, उसके भी 1 करोड़ 43 लाख वोट है। इसमें हमने नवीन पटनायक को भी नहीं जोड़ा जिनके अपने वोट 1 करोड़ से ज्यादा के हैं। यानी ध्यान दीजिए, इस पूरी परिस्थिति के बीच में हमने छोटे राजनीतिक दलों को अभी नहीं लिया है। इस परिस्थिति के भीतर एक झटके में कांग्रेस आज की परिस्थिति में जहां खड़ी और विपक्ष जहां अपनी परिस्थिति में लगातार बटा हुआ खड़ा, अगर सबको वोटर के लिहाज से जोड़ दिया जाता है तो और बटी हुई परिस्थिति में जहां पर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ नहीं, अकाली दल साथ नहीं, शिवसेना बटी हुई साथ में है लेकिन उद्धव ठाकरे साथ में नहीं है, वह विरोध कर रहे हैं। इस परिस्थिति में बीजेपी का जो पूरा वोट है वह लगभग 24.5 करोड़ होता है और दूसरी तरफ 27.5 करोड़ वोट हो जाते हैं विपक्ष के। यह पहले राउंड की गिनती है। इस लिहाज से इसको इसलिए जरा समझिए क्योंकि भारत के भीतर 2019 में 91 करोड़ वोटर हुआ करते थे और 61 करोड़ वोटिंग हुई थी, यानी लगभग 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं भी डाले थे। हम ये मानकर चल रहे हैं 2024 में वो भी नहीं डालेंगे, लेकिन इस परिस्थिति में जो वोटिंग का इजाफा होगा, बीजेपी अपने बूते कितने करोड़ वोट और ले जा सकती है, कितनी बड़ी छलांग लगा सकती है। 2014 से 2019 के बीच में उसने लगभग 4 करोड़ वोट अतिरिक्त पाए थे, यानी 2014 में अगर 18 करोड़ प्लस था तो यहां 22 करोड़ प्लस हो गया।
कांग्रेस कमोवेश उसी स्थिति में रही जो 12 करोड़ के लगभग उस समय था, 12 करोड़ के लगभग इस समय रही, और विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके वोट कुछ कम होने लगे। अब सवाल यह है कि जब मुद्दा वो एक ही है, नेता एक ही है जिसका विरोध करना है, और अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो बिहार में जाके बीजेपी क्या कहेगी? करप्शन है, धोखा देने वाले नीतीश कुमार हैं, इनके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, और वो एक करप्शन को रूप में बिहार के इलेक्शन में वोटिंग का पैटर्न शुरू हो जाएगा। यानी वह मुद्दा गायब हो गया जहां डेमोक्रेसी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से जुड़े हुए मुद्दों की पूरी लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश में भी क्या जिक्र होगा? जातीय समीकरण, 80-20 का खेल, या फिर करप्शन के आश्रय नेताओं के नाम लिए जाएंगे? यकीनी तौर पर वोट फिर बटेंगे, जाति के आधार पर वोट फिर बटेंगे। जाति के आधार पर, करप्शन के आधार पर, और इस देश में 80-20 यानी हिंदू मुस्लिम के मद्देनजर अगर चीजों को डाइल्यूट करना है तो हर किसी को एक अपनी पार्टी और अपने कद और अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास करना होगा। यह संभव है कितना या नहीं है, क्योंकि 46 साल पहले हो चुका है, और आज पार्लियामेंट के भीतर जब राहुल गांधी का जिक्र किया तो बीजेपी इसे भूली नहीं है कि इस देश में इमरजेंसी लगी थी। लेकिन बीजेपी यह भी नहीं बताती है उस समय जनसंघ थी वह, और जनसंघ का नाम छोड़ दिया गया था, वो शामिल हो गए थे जनता पार्टी में। और उस वक्त कांग्रेस के नेता बाबू जगजीवन राम भी जब कांग्रेस छोड़कर आ गए तो एक नई परिस्थिति बन गई। यानी एक नया पिलर अगर खड़ा होता है तो पता नहीं बीजेपी का कौन शख्स किस रूप में निकल कर आ जाए, क्योंकि बीजेपी के भीतर भी नेताओं की अपनी जमीन जो है, जो कद्दावर नेता है उनकी राजनीतिक जमीन को खत्म कर देना, या उनको ताकत नहीं देना, या डाइल्यूट कर देना और कमजोर लोगों को उठाना, यह कोई नायाब चीज नहीं है। यह फार्मूला खुले तौर पर 2014 से देखा गया है। जो नेताओं की फहरिस्त के साथ जो मंत्रियों की फहरिस्त है, अगर उसको भी आप परखें तो जो महत्वपूर्ण लोग बोलते हुए नजर आते हैं, मसलन आप कहेंगे अच्छा पीयूष गोयल, आप कहेंगे अच्छा इस दौर के विदेश मंत्री, आप कहेंगे इस दौर के अर्बन मिनिस्टर या तेल मंत्री जो पुरी साहब हैं, आप जिक्र करेंगे अच्छा इस दौर के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, सभी तो राज्यसभा के मेंबर हैं और एक सीट नहीं जीत पाते हैं। यानी पूरे तरीके से बीजेपी केंद्रित अगर एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हो गई और उस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर के जो कद्दावर नेता थे उनकी भी अपनी राजनीति अब हाशिए पर है, तो सवाल उनके सामने भी उठेगा। लेकिन एक नायाब प्रयोग करने की दिशा में विपक्ष को तो बढ़ना होगा, और बढ़ने के लिए उसको इस 2024 के लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द एक नई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सबको जोड़ते हुए और अपने कदों को भुलाते हुए कि हम कितने महान हैं, क्योंकि इसका एक असर कांग्रेस के मद्देनजर करने की जरूरत है। कांग्रेस जिस जगह पर आमने सामने बीजेपी की होती है, हमने पहले भी जिक्र किया है, जो 6 राज्य हैं, यहां की 100 सीटों में से वो सिर्फ 3 सीट जीत पाई, तो यहां उसे समझौता करना होगा, विपक्ष को कुछ स्पेस देना होगा। जो विपक्ष का मतलब जो विपक्ष के दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का समावेश होगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 100 सीट, 100 में से 97 सीट बीजेपी के पास। तो जाहिर तौर पर यहां मायावती को कुछ सीट दी जाएगी, यहां पर केजरीवाल को कुछ सीट दी जाएगी, और जो भी छत्रप के तौर पर जिसकी मौजूदगी होगी उसको वहां पर स्पेस मिलेगा और यूनिटी के साथ चीजें उभर कर आएंगी। क्या यह मंत्र विपक्ष को महसूस होने लगा है? पार्लियामेंट के भीतर उठते हुए मुद्दे और लोकतंत्र के लेकर सवाल, और राहुल गांधी चाहे विदेश में बोलें या देश के भीतर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहे हो रहे, तेजस्वी यादव के चेहरे पर गुस्सा कि सूत्र के हिसाब से मीडिया खबरों को परोसता है और मेरा अगर मॉल है तो मैं उन्हीं को ही दे दूंगा, बांट दूंगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप राजनीतिक मैदान में हैं, राजनीतिक प्रयोग की सीख आपको होनी चाहिए। जो कांग्रेस के वक्त होता था वही बीजेपी कर रही है, अखिलेश यादव उसी डिजाइन में है, उससे काम नहीं चलेगा। कैसे करेंगे? ममता बनर्जी आज विपक्ष की बैठक, लेकिन उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं, वो गायब। डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है, सिर्फ 9 ही नेताओं ने हस्ताक्षर क्यों किए जो 8 पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, बाकी से बातचीत क्यों नहीं हुई, वो गायब क्यों थे? एक नए तरीके की परिस्थिति में अब सबको समझ में आने लगा है कि दरअसल ये रास्ता
अलग थलग खुद को रखते हुए और अलग अलग लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व और पॉलिटिकल पार्टी को बचाने की अगर वो सोचकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2024 में कुछ तो लाभ हो जाएगा और हम अपने बूते लड़ेंगे तो शायद कुछ तो मिल जाएगा, तो फिर ये ख्वाब है उस जन्नत का जो जन्नत नसीब होने नहीं वाली है। क्योंकि 2024 से पहले के अगर हालात आप देख पा रहे हैं, वो चाहे राफेल को लेकर जिक्र हो सुप्रीम कोर्ट के भीतर या जासूसी यानी पेगासस को लेकर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द ही सरकार की तरफ से कहा गया, पार्लियामेंट में चीजें डिस्कशन नहीं हुई। इस देश के खेतिहर किसानों के साथ जो मजाक रिफॉर्म के नाम पर हुआ उसको वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वहां राजनीति नहीं थी, वहां किसान ही इस देश का खड़ा था और सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ सिर्फ समर्थन कर रही थी। कोई यह नहीं कह रहा था कि हम कांग्रेस के हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं। यानी जहां पर भारत की राजनीति के भीतर बिखरा हुआ विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है, यह दरअसल आने वाले वक्त में हो सकता है यह टू पार्टी सिस्टम की तरफ भी देश को ले जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा का चुनाव और राज्यों का चुनाव, इसमें कुछ अंतर 2024 के चुनाव के मद्देनजर हर किसी को ना सिर्फ देखना समझना होगा बल्कि इस पाठ को पढ़ना भी होगा कि पार्लियामेंट के भीतर एक साथ खड़े होकर नारे लगाने से भर से काम नहीं चलेगा, पार्लियामेंट से निकलकर भी नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। और जब सबको पता है कि 150 के करीब पॉलिटिशियंस के नाम उस सीबीआई और ईडी की फाइल में है जिसकी गिरफ्तारी हर राजनीतिक लाभ के मौके पर की जाएगी, और 2024 के चुनाव में 1 बरस का ही तो वक्त है, सारे राजनीतिक प्रयोग की जमीन इसी 12 महीनों में होनी है। और उससे पहले राजनीति अगर साधनी है तो ऐसे में नारे कौन लगाएगा, नेता कौन होगा, यह तो दूर की गोटी है। इस पर तो फैसला बाद में हो जाएगा, पहले खुद को खड़ा तो कर लीजिए 2024 के चुनाव के लिए। मंत्र यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।